ऐसे ही मैं कहूंगा कि आपकी किताबों को भी खुद पढ़ें, हम बगैर पढ़े फीडबैक देते। अब हम वापस आते हैं कि ओशो की किताबों के ऊपर जो इंटेलेक्चुअल अब फीडबैक आती है, वापस आते हैं उस पर कि इंटेलेक्चुअल फीडबैक जो ओशो की है, वो जो उस पर एतराज करते हैं उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, मेरा भी यही मानना है। वो पढ़े। मेरा ओशो के मुतल्लिक ये ख्याल है कि ओशो एक इल्म का समुंदर है। दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे पास आती है, हमें नहीं पता कि वो ज़ईफ है या कैसी है, ठीक है ना, वो उलमा का काम है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। हमारे सिलेबस में भी जो है वो ज़ईफ कंसिडर की गई। हाँ जी, हमारे निसाब में भी शामिल थी। मकूला ले लेते हैं, जो भी है, बहुत दूर तक भी जाना पड़े, आपको स्ट्रगल करनी पड़े, तालीम के रास्ते में आपको निकले, शहादत की मौत होगी, यानी कि इल्म को तो वो उस वक्त अगर उन्होंने कहा है कि चीन, लाजमी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन की मसनूआत देखी होंगी जब वो तजारत के सफर पर गए हैं, तो उन्होंने तो चीन की कोई मसनूआत देखी होंगी, तो देखकर या उनका कोई उधर कोई आदमी मिला होगा ऐसा, ये मुझे नहीं पता कि कोई हुआ या नहीं, ये मेरी अपनी जो है ना मेरा ख्याल है। हम तो यहाँ पे इल्म की इंपॉर्टेंस के ऊपर इल्म पर बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा तो दो, मेरे ख्याल में दो मुल्क दुनिया में ऐसे थे, तारीख में है, एक चाइना और एक इंडिया, जिनको हम बिलाशुबा कह सकते हैं कि ये इल्म की मां है। सही, ठीक है ना, क्योंकि इल्म ज्यादातर उधर होगा जिधर आबादी होगी, लोग होंगे, ठीक है, और ये दोनों मुल्क आबादी के लिहाज से हमेशा ही दुनिया में ज्यादा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों मुल्कों में बड़े लोग भी पैदा होते रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है उन पर इल्म अल्लाह ताला ने आखिरी हद तक दे दिया, उनको पूरी कायनात का, दो जानों का इल्म दे दिया, तो हमें क्या मसला है कि हम उनको भी नहीं फॉलो करते? नहीं, तो करना चाहिए, फॉलोइंग अपनी तो मर्जी है, रह गया तो हम जहां तक ओशो का तल्लक है, फिर वापस आते हैं। ओशो की मैंने जो पहली वीडियो देखी थी वो थी ओशो ऑन कुरान, ओशो ऑन कुरान, हाँ जी, सूरह अखलास की 3-4 आयतें हैं, बड़ी शानदार वीडियो है, और उस पर जो 1.5 घंटा बात उन्होंने की है, और पहले एक नात पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कमाल की चीज है। हम वीडियो के लिंक में इसको डाल देंगे फॉर द नॉलेज ऑफ द जो। तो ये है कि मुझे ओशो का जहाँ तक मैंने पढ़ी हैं उसकी किताबें, चलो 50-60 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, तो मुझे एक चीज़ लगी है, उसमें नज़र आई है कि ओशो का जो तान टूटती है ना, वो मुस्लिम सूफी पर टूटती है आके, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस। हाँ, वो जब बात करता है दुनिया को ये कहता है अगर कुछ सीखना है, कहीं जाना है, तो सूफी को ढूंढो, क्योंकि तसव्वुफ जो है उसको कहा जाता है कि इसका कोई मजहब नहीं है, कि ये हिंदुइज्म में नहीं है खाली, इस्लाम में भी तसव्वुफ को एक अलग से, इस्लामिक तसव्वुफ को भी अलग से करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये मैं इस लफ्ज़ के थोड़ा सा खिलाफ ही हूँ कि हर चीज़ को इस्लामिक कर देते हैं, तो रियासत भी इस्लामिक हो जाती है, क्योंकि कपड़े भी इस्लामिक हो जाते हैं, वो चीज़ें भी। इस्लाम एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से मज़ाहिब जो हैं वो एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ, के लिहाज से भी एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, वो हर मजहब में मौजूद है, वो हिंदू। मैं वही वाला दे रहा हूँ आपको, तो तसव्वुफ के हवाले से एक मीर बशीर साहब की किताब है तारीख़ तसव्वुफ क़ब्ल इस्लाम, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये तसव्वुफ किसी भी मज़हब का जो है ना वो विरासत नहीं है। बुक ऑफ मीरदाद को बड़ा हाँ, आपने बुक ऑफ मीरदाद का कहा तो मैं ओशो का हवाला दूंगा उस पर। ओशो कहते हैं कि मैंने गुजर रहा था तो फुटपाथ पर किताबें लगी हुई थी, तो एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने उसको कहा कितने किया, उसने कहा जितने किया सौदा हो गया, मैंने किताब खरीद ली। जब मैं चलने लगा तो उस बंदे ने कहा कि भाई बात सुनो, किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या बात है? उन्होंने कहा भाईजान अपना एड्रेस दे के जाएं, ये किताबें चोरी की हैं। अच्छा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं आपके पास पुलिस को लेके आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एड्रेस दे दिया। वो कहते हैं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा दोबारा खड़काया किसी ने, मैं आया तो वही आदमी साथ में 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा जी आपने इससे किताब खरीदी है? खरीदी है जी। इसने आपको बताया था चोरी की है? उन्होंने कहा बताया था। तो फिर आपने क्यों खरीदी? ओशो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि जिसकी किताबें ये चोरी हुई हैं मुझे वहां तक ले जाओ। सही है, ठीक है ना, उसके पास ले जाओ, फिर जो मर्जी मुझे सलाह देना, कोई मुझे मसला नहीं। वो वीसी की लाइब्रेरी चोरी हुई थी, यूनिवर्सिटी में नहीं चोरी हुई। हाँ जी,
तो वे उन्होंने पर्चा कराया हुआ था कि मेरी किताबें ऐसे चोरी हो गई हैं। वो जब उसके पास गए हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपकी किताबों का कोई वारिस मिल गया आपको, वरना ये इधर ही पड़ी रही जाती, रद्दी में चली जा रही थी। तो इसी तरह हवाला हुआ हमारे शहर में, एक कचहरी में जो है ना, वो नदीम नाम का लड़का किताबें लगाता है फुटपाथ पे, बिल्कुल लगाते हैं। तो उसके पास ये किताब पड़ी थी, बुक ऑफ मीरदाद। हाँ जी, मैंने ये बुक ऑफ मीरदाद है, ठीक है ना, किताबें मीरदाद, अभी वो फिक्शन वालों ने छापी है दोबारा, मेरे पास उसका पहला नुस्खा है, इंडिया से छपा हुआ है। तो वही तर्जमा आज तक आ रहा है, कभी किसी का नाम लिखा है, कभी किसी का, उसमें ओरिजिनल नाम नहीं लिखा हुआ कि किसने तर्जमा किया हुआ है, जो इंडिया से आया था। मैंने एक दोस्त से कहा कि 1 महीना तक मैं देखूंगा कि अगर ये किताब इधर से कोई ले गया तो गुजरांवाला में कोई किताब पढ़ने वाला है, अगर नहीं ले गया तो फारग है, हमारा शहर ही फारग है। उस दोस्त ने कहा कौन सी किताब है, हालांकि मुझे पता है वो उसको पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो ले गया, मेरे कहने पर वो ले गया किताब। बुक ऑफ मीरदाद मिखाइल नौमी की किताब है, और मिखाइल नौमी जो है लेबनान के राइटर है, और बड़ी ज़बरदस्त तसव्वुफ पर किताब है। ज़रा तर्जमा भी मुश्किल है, इंग्लिश में भी मुश्किल है, तो समझनी भी मुश्किल है। कंट्रोवर्सी में पढ़ने से पहले हमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सीखनी भी चाहिए और रीड भी करनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किताबों के साथ थोड़ा सा शिगफ करें, तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज तो हम एक दूसरे के गिरबान ही पकड़ते रहेंगे, कट करेंगे। तो इस हवाले से इकबाल साहब आप भी थोड़ा सा गाइड करें बच्चों को कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा ये ना लर्निंग सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि आप कैसे कैरियर चूज़ कर सकते हैं, कौन से कैरियर आपके लिए अच्छे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आइडिया दें, बुक्स जो हैं वो रीडिंग के हवाले से बात करें। जहाँ तक बात है ना बच्चों की, तो बच्चों को तो अपने निसाब की किताबें जो है ना पढ़नी चाहिए, ठीक है, और अगर उनके मुतल्लक उनको कुछ मिलता है तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन दौरान तालीम वो अगर निसाब से ही मुंसलिक रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो बाहर से कुछ पढ़ेंगे, उसका हवाला देंगे तो वो फेल हो जाएंगे। ये वाली किताबें किसको पढ़नी चाहिए? ये किताबों का मैं कहता हूं कि एक वक्त आता है जब आप किताब बाहर से पढ़ना चाहते हैं, बाहर निसाब के अलावा, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना, सोचना है कि मैंने क्या पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे आप सोचते हैं कि मैंने क्या खाना है, हाँ जी, ये है कि क्या पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसको पढ़ना है, किसको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक हो गया। किताब एक आई मेरे पास, तकरीबन उसके 1000-1200 सफ़े की किताब थी उर्दू की, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मुझे अब याद नहीं है कि वो किसकी थी, लेकिन उसने उसके पहले सफ़े पर अंदर खोल कर लिखा हुआ था कि जब हम किताब लेके आते हैं तो किताब शेल्फ में पड़ी हुई हमें देखती है, हम तो उसे सतरी तौर पर देखते हैं, वो हमें गौर से देखती है। ठीक है। और हम जब उसको लेके आते हैं तो फिर भी वो हमें देखती है, हंसती है कि ये क्या मुझे लेकर जा रहा है, मुझे डेकोरेशन। जब हम किताब खोलते हैं तो तब भी किताब हमें देखती है कि क्या मैं, ये बंदा जो किताब लेके आया इस काबिल है कि मुझे समझ सके या पढ़ सके। ठीक है। और फिर वो किताब उतना ही उस पर खुलती है जितना कि उसकी समझ होती है। किताब को समझने के लिए बंदे के पास इल्म होना चाहिए। सही। और मेरे ख्याल में चलो अगर ज्यादा नहीं तो उसको अपने आसपास का तो इल्म होना चाहिए। बिल्कुल। इन बाज मौज़ूआत तक पहुंचने के लिए हमें उन मौज़ूआत की जो मुख्तलिफ बहसें हैं उनको पहले से पढ़ना ज़रूरी है। पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा उर्दू राइटर नज़र आता है जो ये मुख्तलिफ जो असूल मरतब किए हों, जिसने या किताब बीनी के हवाले से या किताब पढ़ने के हवाले से कि फ़लसफ़े को ऐसे पढ़ा जाए, उर्दू को ऐसे पढ़ा जाए, कोई राइटर आपके ज़हन में आता है? मज़े की बात यह है कि ना मैंने आज तक तर्जुमानकारी पर कोई किताब पढ़ी है, सही है, ठीक है, और ना ही इस हवाले से कोई किताब कभी पढ़ी है कि ये क्या सिखाती है। अच्छा, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और किताब जो पढ़ता हूँ जो मेरी समझ में आता है वो तर्जुमा जो सूफीज़्म को लिखता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सूफी तो होता ही है। मैं लास्ट में ना आपसे, वो मुझे भूल जाएगा, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था, आपका ना एक डेथ एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर कोई थोड़ी सी बात करना चाहेंगे? असल में ये जो है ना, वो शुरू से थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये रूहानी वारदातें होती हैं तो हर बंदे के साथ होती हैं, सही, लेकिन पता नहीं चलता उसको कि ये क्या हुआ है। वो बाद में किसी वक्त सोचता है कि यार ये ख्वाब था, आया क्यों आया है,
ऐसे ही चलते चलते कोई ख्याल आ जाता है, वो कहता है मेरा तो इसके साथ कोई तलक नहीं है, क्यों है। हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही आप सोच रहे हैं तो किसी की कॉल आ गई है, और वो तो- छोटी छोटी वारदातें तो सारों के साथ होती हैं। वो जो आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं वो कोई बताने वाला तो नहीं है, लेकिन खैर आपने बात की है। तो इस तरह हुआ था कि 1990 7 दिसंबर जुमे का दिन, तो हमारी फैक्ट्री में डेरेदारी थी। सही। तो उधर कोई 15-20 बंदे बैठ के ताश खेलते थे, कुछ शतरंज वाले बैठे होते थे, तकरीबन 30-40 बंदे बैठे होते थे। किसी को कोई दुश्मनदारी थी, कोई आए और उधर फायरिंग हो गई। ठीक है। ठीक है, उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो वो ब्रेस्ट में बुलेट्स लगी वो मुझे लगी थी। मियो अस्पताल में मेरे जिस्म से उन्होंने 13 गोलियां निकाली। 13 गोलियां। हाँ जी, और तकरीबन 150 बोतल मुझे खून की लगी। तो मेरा उन्होंने जिस दिन उन्होंने मेरे भाइयों से ये कहा कि अब ये आज ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके बाद आपके सामने बैठा हूँ। यानी ये लाइफ जो है ये, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि उस दिन ये हुआ कि सुबह अजानों के वक़्त मेरे टांके खुल जाते थे, जिसकी वजह से मुझे खून लगता था। 13 बोतल पॉइंट्स क्या कहते हैं, वो पॉइंट कहते हैं, वो छोटी बोतल होती है। इंसान में, आदमी में ना एक नॉर्मल में 13 बोतल खून होता है। और हमारे हर वक्त 15 बंदे उधर मौजूद रहते थे जो खून देने के लिए, खून देने, क्योंकि मेरे टांके खुल जाते थे। ठीक है। और आखिरी दिन उन्होंने मेरी 3 पसलियां काट दी, आधा लिवर काट दिया और आधा राइट साइड का जो है ना लंग वो भी काट दिया। यानी अब आप 3 पसलियों के बगैर, आधे जो है वो लंग के बगैर, पता नहीं, वो तो बाद में मुझे एक प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं पता था ये हो गया। अच्छा। तो मैं ना, मुझे वो मसला है कि मुझे बलगम आती है ज़्यादा। तो डॉक्टरों ने कहा जी ये एक्सरे कराएं। और जब एक्सरे कराया तो मैंने देखा कि वो गोल था, लोगों का जिगर तो दूसरी तरह का होता है। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मेरे भाइयों ने तब मुझे बताया कि भाई वो आपका इस तरह उन्होंने कर दिया था। लेकिन जो आप मुझे डेथ एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, वो बात ये थी कि जब आखिरी बार वो मैं टेबल पर पड़ा था तो मुझे जो है ना उल्टी आई है। मैंने उसको नर्स को कहा कि मुझे उल्टी आ रही है। उसने सफ़ेद चादर दी है मुझे, कर दो। मैंने कहा ये तो बड़ी साफ हो ना, कर दो। तो मैंने जब की तो मेरे वो फ्रेश ब्लड आया। उधर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को उसने बोला, सर्जन ने, दूसरी ना आए। उसने मुझे एनेस्थीसिया दिया है और मैं अपने जिस्म से निकलकर डायरेक्ट, आज भी उसी तरह मुझे पता है, मैं वो सामने कबर्ड पड़ी थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब जो हो रहा है मैं देख रहा हूं। सही। मुझे आज भी याद है, 90 की बात है, और 10 वो और 26 ये 36 साल हो गए हैं। अब बहुत तो कम लोग हैं जो ये दफा है। एक्सपीरियंस देख सकते हैं, या जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस देखे हैं। हुआ ये, यानी आपने वो फिर सारा अपना ऑपरेशन वगैरह सब कुछ जो है वो वहां पे बैठ के देखा? मैंने देखा। फिर जब उन्होंने कहा, असल में ये होता था कि वो जब मुझे कहते थे ना कि ये नहीं बचेगा, हाँ जी, जब वो, और फिर ये बात हुई है कि बुलेट्स लगने से आज तक मुझे कोई दर्द नहीं हुई। सही। और मैं ऑपरेशन के बाद जब होश में आता था तो फौरन ठीक उठ जाता था। सही। जब वो उसका बेहोशी की दवा का असर खत्म होता था तो मैं उठ जाता था, दर्द मुझे नहीं थी। ठीक है। और आज तक भी नहीं है उधर। चलिए, ये तो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने चूंकि पढ़ा फिर इस चीज़ों पर, उससे पहले भी पढ़ा था कि लोग कहते थे, बड़े जो थे बाबे, कि आज यार दावत शावत करो, कल मैं नहीं होऊंगा। और वो कल नहीं होता था। ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे? नहीं, मैंने पढ़ा था। ठीक है ना। मसलन वो किताब थी, रेमंड मूडी की किताब है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसका तर्जमा इधर हो चुका है, अमेरिकन है। उसने इस पर जो है ना तकरीबन उसमें 50-60 आदमियों के ऐसे इंटरव्यूज हैं जो मर गए और जिंदा हो गए। सही। डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। बड़ी हिट किताब है। और अब उसके बाद मैं मौका मिला तो करूँगा। तिब्बतन बुक ऑफ डेथ है मेरे पास। सही। तिब्बतन बुक ऑफ डेड। फिर एक है उसकी स्वीडन बोर्ग फलसफी है, उनकी किताब है
आवर लाइफ आफ्टर डेथ, ये मेरे पास सारी हैं, तो मैं पढ़ता भी हूँ। अभी पिछले दिनों में एक किताब थी मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, वो जन्मों पर किताब है। अमेरिका का एक डॉक्टर है, साइकाट्रिस्ट है, उसके पास एक मरीज आई है औरत, वो कहते हैं यार ये पता नहीं कैसी बातें करती है। वो जब उसको पूछता है तो वो बताती है, वो ट्रांस में जाके कि अब 1600 इतना है, अब 1500 इतना है, अब ये हो रही है, जंग हो रही है, फलां हो रहा है। और जब वो उसको जाके देखते हैं तो वो वाकई ऐसा हुआ होता है। वो मैंने आधी को ट्रांसलेट की थी, उसके बाद वो मेरा अपना सब्जेक्ट आ गया तो मैंने उसको उधर ही रोका हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ, रूहानी वारदातें होती रहती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ओशो का जहाँ तक तल्लक है, वो एक रूहानी स्पिरिचुअल फिलासफर है। सही। रूहानियत पर और मिस्टिसिज्म पर जैसा लोगों को इंफॉर्मेशन उसने दी है, बहुत कम। ओशो पे हम एक डिटेल डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में रखेंगे आपके साथ। अब ये सीरीज ये बस आपके साथ इसके ऊपर जो है वो ओशो के ऊपर और इंशाल्लाह ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल जो है वो प्रोग्राम रखेंगे। बहुत मजा आया सर आपके साथ गुफ्तगू बहुत करके। शुक्रिया जी, अल्लाह और आपकी आइंदा मेहरबानी भी है। हमें जो है वो टाइम देते रहें इंशाल्लाह। हमारे जो सामीन हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कोई इसके बारे में बात पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। अगर इसी किस्म के प्रोग्राम्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।